बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको सबको? सब खैरियत से हैं? आप लोगों को कोई इशू है पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक में कुछ, कोई टॉपिक आप रिवाइज करना चाह रहे हो? ओके, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस बैलेंस और इम्बैलेंसेस का जस्ट जो है स्लाइड्स का जो है हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो उसमें हमने जो है डिस्कस किया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और उसमें हमने फिर एसिड बेस के जो इम्बैलेंसेस के जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमने एसिडोसिस अल्कोसिस वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा-सा हम जो है थोड़ा-सा हम इसमें डिटेल इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हमने एबीजीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, कौन-कौन से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जिससे हम जो है एसिड बेस इम्बैलेंसेस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है लर्न करेंगे। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जिसमें हम डिफाइन पीएच एसिड्स एंड बेस, डिस्कस हाउ द बॉडी रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस, आइडेंटिफाई द मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू असेस एसिड बेस इम्बैलेंस, और आइडेंटिफाई करेंगे एबीजीज पैरामीटर। साथ में हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिकल इम्बैलेंसेस रिगार्डिंग देयर कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है जी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया है तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा, और आप लोगों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है इस लेक्चर में अबाउट एसिडोसिस और अल्कोसिस हो जाएगी। ये दोबारा जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का मकसद ही ये है कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोसिस और एसिडोसिस, तो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। तो जो कुछ डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे वो हम इसको स्किप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने बफर सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस किए थे जिसमें बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम डिस्कस किए थे। प्रोटीन में प्लाज्मा प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन और टिश्यू प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि एज अ बफर जो है वो एक्ट करेंगी। ठीक है जी। अगर प्रोटीन बफर सिस्टम अगर आप देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन्स इन जर्नल एंड हीमोग्लोबिन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम जो है मेंटेन करते हैं, और ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन बफरिंग कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है जी। देयर अबाउट 700 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ एन अडल्ट पर्सन। ठीक है जी, एक अडल्ट पर्सन जो है उसके ब्लड में 700 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होती है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज़ बेटर बफर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा उसकी निस्बत जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा बेटर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलेगी तो बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा। फिर बाइकार्बोनिक एसिड जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन जो है मिल जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है फिर ये जो है एज अ बफर जो है फिर एक्ट करते हैं, और क्लोसिस होती है या एसिडोसिस होती है तो उसमें एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है फिर ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। इस तरह हमने रेस्पिरेटरी रेगुलेशन डिस्कस किया था ऑफ एसिड बेस बैलेंसेस की कि रेस्पिरेशन में किस तरह से इन्वॉल्व होना है। दो तरीके हैं, या तो हाइपोवेंटिलेशन होगी या फिर हाइपर वेंटिलेशन होती है। ठीक है जी। तो उसमें हमने लंग्स का रोल जो है वो देखा था कि हाइपर वेंटिलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम होगा, और अगर हाइपोवेंटिलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है फिर ये भी एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है एक्शन जो है परफॉर्म करेंगे।
तो इस तरह जो है जब हाइपर वेंटिलेशन होनी है तो ज़ाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हाइपर वेंटिलेशन होनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो जो है उसका जो है हाइपर वेंटिलेशन में कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, और वो लिमिनेट ज़्यादा होगी, ज़्यादा ज़्यादा जो है ब्रीदिंग फास्ट होगी। और जो स्लो है हाइपो वेंटिलेशन है, स्लो और शैलो ब्रीदिंग होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो क्योंकि उसका अकोमोलेशन होना शुरू हो जाएगी और उसका लेवल ज़्यादा होगा, और पीएच जो है इसके रिस्पॉन्स में डिक्रीज़ करेगी। ठीक, आ रही है आवाज़ आप लोगों को? ज़ैनब अब आ रही है आवाज़? ठीक है जी, इस तरह हमने रीनल रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था ऑफ एसिड बेस बैलेंस का। रीनल में हमने ये देखा था कि ये भी पीएच के एडजस्टमेंट में रोल प्ले करते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ज़्यादातर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पे डिपेंड करेगा। रीनल ने किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट करनी है, और दे रीअब्जॉर्ब एसिड्स इन बेस और एक्सक्रीट देम इनटू यूरिन एंड कैन आल्सो प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट टू रिप्लेनिश लो सप्लाई। ठीक है जी, वो या तो रीअब्जॉर्प्शन करेंगे या फिर जो है उसकी एक्सक्रीशन करा देंगे यूरिन के थ्रू एसिड बेस की, और उसकी वजह से जो है फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे उनकी रेगुलेशन होती है। ठीक है जी, सच एडजस्टमेंट टू पीएच टेक द किडनीज डेज टू वीक टू कंप्लीट, और इसमें किडनीज जो हैं उनके डेज टू वीक ले लेते हैं उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। इफ़ द ब्लड कंटेन्स टू मच एसिड्स और नॉट इनफ बेस द पीएच ड्रॉप्स and the kidneys in response resolve sodium bicarbonate and excrete hydrogen and leading to normalization of the pH। ठीक है जी, अब इसमें ये बताया गया है कि अगर तो किडनी जो है वो जो है ज़्यादा टाइम लेता है पीएच को रेगुलेट करने के लिए, अगर किसी सूरत में पीएच जो है वो ड्रॉप करती है, ठीक है जी, एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है और बेस का लेवल कम है, तो किडनी ने क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट कर देनी है और हाइड्रोजन आयन को है एक्सक्रीट करना शुरू कर देना है। क्योंकि हमने देखा है जब पीएच ड्रॉप करती है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो उसका लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन पीएच जब जो है इंक्रीज़ होगी तो फिर हाइड्रोजन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये एक दूसरे के ऑपोजिशन में है। तो इस तरह फिर किडनी जो है वो एडजस्टमेंट शो करते हैं और फिर जो है उसको नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, लंग्स और किडनीज़ का कंपनसेशन दिखाया गया है। लंग्स में जो है जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है जी, और जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन जो है हमें मिल जाता है। और इसी तरह किडनी जो है फिर किडनीज भी जो है बाइकार्बोनेट आयन की रेगुलेशन कराता है, उसकी रिब्जॉर्प्शन कराते हैं और उसको जो है फिर जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे पीएच को नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। दो मेन कंपनसेटरी हैं, एक लंग्स है और एक किडनीज है। और बाइकार्ब उसमें जो है बफर जो है वो भी एक्ट करेगा, या तो हाइड्रोजन आयन देगा या फिर जो है इसको हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा जी, मेन हमारा जो है टॉपिक अब आज का जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो जस्ट रिवीजन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमें देखना है कि हमने डायग्नोसिस किस तरह से करनी है। अगर किसी पर्सन में कोई पेशेंट हमारे पास एसिड बेस इम्बैलेंस के साथ आता है तो हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें जो है जो है इम्बैलेंस हुआ है, एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है जी एबीजीज जिसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड गैसेस, हम ये टेस्ट कराते हैं जिसमें हम एबीजीज के नाम से जो कि जाना जाता है। और दूसरा है जी एनाइन गैप एस्टिमेशन, ये हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर एबीजीज है आर्टेरियल ब्लड गैसेस हैं तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर आएंगे और उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होंगी, और अगर एनाइन गैप एस्टिमेशन है तो उसमें हम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करेंगे पेशेंट को कि उसमें एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, एबीजीज पैरामीटर जो हैं उसमें हम सबसे पहले पीएच देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखी जाती है कि वो ज़्यादा है या कम है। अगर पीएच ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर पीएच लो है 7.35 से बिलो होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी है और अल्कलोसिस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होनी है। तो पार्शियल प्रेशर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हम ए बी चीज़ में हम जो है देखेंगे जिसको PCO2 के नाम से कहते हैं, लेकिन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाएगा। फिर PO2 देखेंगे जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। बाइकार्बोनेट HCO3 जो है बाइकार्बोनेट वगैरह वो हम देखेंगे।
BE लेवल हम देखते हैं एबीजीज में जो कि बेस एक्सेस है, यानी कि बेस का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा SaO2 जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन, और ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है पेशेंट की, तो वो सारी ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में या एसिड बेस इम्बैलेंस में अगर आप देखें तो पेशेंट जो है वो कोमाटोज़ हो जाता है, कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है। अगर एसिडोसिस में गया है या अल्कोसिस में गया है तो उसके डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये क्रिटिकल कंडीशन में ही हमेशा एबीजीज जो हैं वो करवाई जाती हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो या किडनी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हों, रीनल फेलियर में जा रहे हों, तो उनमें जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं एबीजीज के, जो कि आईसीयू में अगर आपने देखा हो, आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं क्रिटिकल एरिया में, उनकी डेली बेसिस पे एबीजीज वगैरह जो है वो फॉलो की जाती हैं। ठीक है जी। अब नॉर्मल वैल्यूज़ अगर हम देखें तो पैरामीटर्स हैं कुछ, और उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। नॉर्मल एबीजीज में, ये नॉर्मल एबीजीज का बताया गया है, पीएच जो है वो 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान होगी। ठीक है जी, ये नॉर्मल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप देखें तो 35 से लेके 45 के दरमियान होना चाहिए। बाइकार्बोनेट का जो लेवल है HCO3 का, वो 22 से लेकर 26 होना चाहिए। ठीक है जी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखें तो 8200 है। देन सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मोर देन 95% सेचुरेशन होनी चाहिए। अगर इससे ड्रॉप करी है तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ में जा रहा है, और उसमें वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। BE जो है वो बेस एक्सेस से है, उसका हम 2 लेवल है जो कि माइनस और प्लस में आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिवली आ सकता है। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल पैरामीटर्स है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। जब आप लोगों को नॉर्मल याद हो जाएंगी, ये आप लोगों को सबको आनी चाहिए। जब आप लोगों को नॉर्मल याद हो जाएंगे तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है कि आपने किस तरह से उनको लेके चलना है। ठीक है जी। देन है जी बेस एक्सेस। अब ये बेस एक्सेस जो हमने डिस्कस किया था, द बेस एक्सेस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एक्सेस और अनसफिशेंट लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट इन द सिस्टम। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ एक्सेस, बेस एक्सेस जो है वो नॉर्मली जो है वो डोनेट करेगा, जो शो करता है कि अमाउंट ऑफ एक्सेस कितनी है और अनसफिशेंट लेवल कितना है बाइकार्बोनेट का इन द सिस्टम। ठीक है, या तो एक्सेस को उसको शो करेगा या उसकी अनसफिशेंसी को शो करेगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये बेस एक्सेस से है। द नॉर्मल रेंज जो है वो इज़ -2 टू +2 मिली इक्विलर पर लीटर है। अ नेगेटिव बेस एक्सेस इंडिकेट्स द बेस डेफिशिएंट इन द ब्लड। अगर नेगेटिव है, अगर माइनस के साथ है, -2 है, तो इसका मतलब है उसकी डेफिशिएंसी है। अगर +2 है यानी कि पॉजिटिव 2 है, तो इसका मतलब है उसका वो एक्सेस में है। ठीक है जी। तो ये बेस एक्सेस के नाम से शो है कि एक तो उसकी एक्सेसिव अमाउंट जो है उसको शो करेगा, साथ में उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको भी वो शो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में आप कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के साथ।
जी स्टूडेंट्स शो हो रही हैं अब आपको स्लाइड्स। इंटरनेट वगैरह से अपना चेक करें, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, हम आर्टेरियल ब्लड गैस की इंटरप्रिटेशन अब हम डिस्कस करते हैं। तो जब हमने एबीजीज करनी है, जब हमने असेस करनी है, हमने उनको इंटरप्रेट करना है, तो सबसे उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है जी क्लासीफाई द पीएच। तो जब आपने कोई भी एबीजीज को देखना है तो आपने उसकी पीएच को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करनी है। आपने उसका उसकी वैल्यू देखनी है कि वो 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान है, बिलो है या अबव है। ठीक है जी, अगर बिलो होगी तो आपने उसको एसिडोसिस में लेके जाना है, अबव है तो फिर आपने उसको अल्कोसिस की तरफ जो है कैटेगराइज करना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है असेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू बताई है, तो हमने वो असेस करना है कि उसका प्रेशर जो है वो कम है या ज़्यादा है। इसके बाद हमने असेस करना है बाइकार्बोनेट का लेवल। ठीक है जी, बाइकार्बोनेट का लेवल जब हम असेस करते हैं तो उसमें फिर हम देखते हैं कि उसका लेवल जो है वो 22 से ज़्यादा है या 26 से कम, 26 से ज़्यादा है या 22 से कम है। तो फिर उसकी बेस पे फिर हम इसको जो है बीजीज को इंटरप्रेट करेंगे। और फोर्थ स्टेप पे है जी डिटरमिन प्रेजेंस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन हम फिर उसमें देखते हैं, कंपनसेशन की 3 टाइप्स हैं, या तो टोटल कंपनसेशन होगी या पार्शियल कंपनसेशन होगी या फिर अनकम्पनसेशन होगी। जो कि हमने कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो कि हमने बफर मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे बफर में, और उसमें रीनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म है और जो है रेस्पिरेटरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ये तीनों मिलके जो है एबीजीज को जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी पैरामीटर जो है एबीजीज का पीएच या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट का लेवल डिस्टर्ब होता है, तो फिर तीनों जो है हमने बफर सिस्टम, रीनल सिस्टम और जो रेस्पिरेटरी है, तीनों मिलकर जो है इसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। तो आउटकम में या तो टोटल कंपनसेशन होगी या फिर पार्शियल कंपनसेशन होगी या फिर अनकम्पनसेशन होगी। स्टूडेंट्स, आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स को इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है वो अपना रिव्यू करें इंटरनेट, काइंडली अपने उसको रिकनेक्ट करें। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो प्रॉपर्ली जो है स्लाइड्स भी शो हो रही हैं और उनको प्रॉपर वॉइस भी आ रही है। तो ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो जो है अपना लिंक फ्रेश कर लें। ठीक है, ये है जी एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम देखेंगे एबीजीज और पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का लेवल। ठीक है जी, तो आपने जस्ट एरो पे फोकस करना है। एरो डाउन है तो उसका मतलब है कि वो कम कम की तरफ, डिक्रीज की तरफ लेवल जा रहा है। एरो अप है, पॉइंटेड अप है, तो उसका मतलब है कि वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। और जहाँ पे नॉर्मल होगा वहाँ पे नॉर्मल मेंशन है। ठीक है, तो एवरी चीज़ में हमने सबसे पहले देखा, अगर तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी किसी पेशेंट को जिसमें एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आपने देखना है कि पीएच कम हो रही है। हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच का लेवल कम होगा, बिलो 7.35 होगा। ठीक है जी, लेकिन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है जी, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइपोवेंटिलेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करना शुरू कर देती है, तो इस वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी होगा प्रॉब्लम, उसमें बाइकार्ब का लेवल नॉर्मल रहेगा, उसमें बाइकार्बन का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है जी, अगर आप रेस्पिरेटरी अल्कोसिस पे जाते हैं तो एरो जो है पॉइंटेड अप है, इसमें पीएच ज़्यादा होगी। ठीक है जी, इसमें पीएच जो है ज़्यादा होगी और बेस का लेवल भी इसमें ज़्यादा हो रहा है और पीएच जो है वो 7.45 से अबव होगी। ठीक है, लेकिन इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो कम होगा। ठीक है जी, रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में, क्योंकि इसमें हाइपर वेंटिलेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस हो रही है हाइपर वेंटिलेशन में और वो बॉडी में रिटेन नहीं कर रही, इसलिए इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा। लेकिन इसमें बायोकार्ब का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है जी, अब जब भी रेस्पिरेटरी से की बात आनी है, उसमें
पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें चेंजेस आएंगी, लेकिन जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो नॉर्मल ही रहेगा दोनों कंडीशंस में। अब अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो एसिड एसिड है ना, यानी कि एसिड का लेवल जब ज़्यादा हो रहा होगा तो इट मीन्स पीएच कम हो रही है, पॉइंटेड ऑन है एरो, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहेगा लेकिन बाइकार्ब का लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसमें पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों का लेवल कम की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाते हैं तो उसमें बेस का लेवल ज़्यादा हो रहा है और इसमें पीएच भी ज़्यादा हो रही है, 7.45 से बढ़ जा रही है, लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट का लेवल भी ज़्यादा हो रहा है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। रेस्पिरेटरी में पीएच और बाई और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक दूसरे के अपोजिशन में जाते हैं, लेकिन जो मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होंगी उसमें पीएच और जो बाइकार्ब है वो एक दूसरे के साथ सिमल्टेनियसली चलती हैं। ठीक है जी, लेकिन उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये टेबुलर फॉर्म जो है वो आपको क्लियर है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक जो इम्बैलेंसेस हैं, ये क्वेश्चन आ जाते होते हैं, इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं। अगर पेशेंट का जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर के साथ अगर कोई पेशेंट आया है तो उसमें पीएच का लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा, बाइकार्ब का लेवल ज़्यादा होगा कम होगा, क्या होगा, तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाते होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस पे जो है आपने ज़्यादा इस पे मेहनत करनी है इस पे। ठीक है जी, जब आप लोग आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के टेस्ट सेशन स्टार्ट करूँगी, तो फिर उसमें आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी कि किस तरह से जो है क्रिटिकल एनालिसिस की बेस पे जो है वो अल्कोलिसिस पे, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस पे या रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस है, एसिडोसिस है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, जो नॉर्मल हमने पैरामीटर डिस्कस किए हैं, पीएच की वैल्यू, बाइकार्ब की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो उसी की वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब करके जो है वो कम या ज़्यादा अमाउंट में लिखी होती है, तो फिर उसकी बेस पे फिर आपने डायग्नोज करना होता है कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस में जा रहा है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में या मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस में जा रहा है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम आफ्टर 10 मिनट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर हम 3 o'clock जो है 3 पीएम जो है दोबारा से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।